अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जाने जागीर की लास्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। 5 माह बाद वक्त बहुत ही तेजी से गुजरा था और आज वो वक्त आन पहुंचा था जब जजमान ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। अंदर उसकी मताए जान अपनी जान पे खेल के उसे बाप बनाने वाली थी, दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा देने वाली थी। 2 माह पहले ही जजमान मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया था। अब वो हर काम पहले की तरह कर रहा था। इन 2 माह में उसने एमल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कभी कभी तो एमल उसकी इतनी केयर से चिढ़ जाती थी, मगर अब वो पहले की तरह उसे बातें नहीं सुनाती थी। उसने ठीक होने के बाद सबसे पहला काम सियासत छोड़ने का किया था। वो समझ गया था कि ये सियासत बहुत ही गंदा खेल है, अच्छे इंसान को भी कभी ना कभी बुरा बनने पर मजबूर कर ही देती है। इसलिए उसने सियासत छोड़ते अपने खानदानी दस्तार सर पे सजाते गांव की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो मुसलसल इधर से उधर चक्कर काट रहा था जब कुछ देर बाद डॉक्टर हाथ में सफेद कंबल में लेटे एक नन्हे से वजूद को थामे बाहर आई। जैसे देखते ही जजलान फौरन उसकी जानिब लपका तो बीच में बैठी नूर बेगम भी उठ खड़ी हुई। मुबारक हो, बेटी हुई है। डॉक्टर ने इस नन्ही सी जान को जजलान की तरफ बढ़ाया। जजलान उसका मासूम सुर्ख सफेद चेहरा देखते बहुत ही एहतियात से डरते डरते उसे अपनी बाहों में थाम गया। अपनी औलाद को अपने हाथों में देखते वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। नम आंखों से उसे देखता मोहब्बत से उसका माथा चूम गया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? उसने बेचैनी से एमल का पूछा। वो बिल्कुल ठीक हैं। हम कुछ देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते आगे बढ़ गई। मामा, मेरी बेटी। जजमान खुशी से नूर बेगम की जाने मुड़ते बोला। तो नूर बेगम ने जल्दी से अपने पर्स से चंद नोट निकालते बच्ची का सदका उतारा। लाओ, अब मेरी पोती को मुझे दो। उन्होंने नरमी से जजमान की गोद से बच्ची ली। और ये बाहर किसी जरूरतमंद को दे देना। नूर बेगम ने पैसे उसकी जाने बढ़ाए, जैसे वो थामते अपनी कमीज की जेब में डाल गया। मामा, आप यहीं रहिएगा, मैं आता हूँ कुछ देर तक। जजमान झुक के अपनी बेटी के फूले फूले सुर्ख गालों पे बोसा देता आगे बढ़ गया। अच्छा सुनो जजमान, हवेली फोन करके भी इत्तला दे देना। नूर बेगम ने पीछे से आवाज लगाई तो जजमान ने मुड़कर इन्हें देखा। आप फिक्र मत करें मामा, मैं सिर्फ हवेली नहीं बल्कि पूरे गांव को इत्तला दे दूंगा, वो मसरूर लहजे में कहता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। भाभी, आप इसका नाम क्या रखेंगी? नवाल नन्ही सी नाजुक गुड़िया को अपनी गोद में रखे उसका हाथ चूम के बोली। नवाल और हसाम को आए आधा घंटा हो गया था और वो इस आधे घंटे में बार बार उसका नन्हा सा हाथ चूमे जा रही थी। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, एमल ने धीरे से जवाब दिया। है? तुमने नाम ही नहीं सोचे? राइट, और हमने तो पहले से ही सोच रखा है। अगर लड़ एमल को सूप पिलाती, आयला रवानी में कहते कहते एकदम दांतों तले जुबान दबा गई तो सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी आ गई। बात मुकम्मल करो। राइट, जो पीछे सोफे पे ही हसाम के साथ बैठा था, मजे से बोला। कुछ नहीं, मारे शर्म के उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। सबकी मौजूदगी में ऐसी बात करना उसे शर्म से सुर्ख कर गया था। वैसे क्या नाम सोचा है आपने? एमल ने धीमे लहजे में राजदारी से पूछा तो आयला ने उसे आंखें दिखाई। नवाल, इधर आओ। आयला ने सूप का प्याला साइड पर रखते नवाल को अपने पास आने का कहा। जी भाभी। नवाल फौरन उसके पास आई। उसे इसे हमें दो और यहाँ बैठ के एमल को ये पूरा सूप खत्म करवाओ। आयला नवाल के हाथ से बच्ची लेते बेड के साथ रखी कुर्सी छोड़ के खड़ी हुई तो नवाल उसकी बात पर अमल करते फौरन कुर्सी पर बैठी एमल को सूप पिलाने लगी। वैसे ये गुड़िया के बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जजमान काफी देर से गायब था। जब से एमल को रूम में शिफ्ट किया गया था वो एक बार भी नजर नहीं आया था। उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते हसाम ने ये दूसरी बार पूछा था। मैंने फोन किया था मगर उसका फोन बंद जा रहा था, किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर तक। राइट ने कंधे उचका के बताया। काफी देर तक वो लोग वहीं बैठे बातें करते रहे जब कुछ ही देर बाद जजमान हाथ में बड़ा सा सुर्ख फूलों का गुलदस्ता लिए कमरे में दाखिल हुआ। लो आ गए अब्बा जी। हसाम ने उसे देखते शरारत से कहा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए सीधे एमल की जानिब आया था, जो बेड पे हल्के से नींद तराश हुई उसे ही देख रही थी। जजमान को एमल की जानिब बढ़ते देख नवाल, जो कुर्सी पर बैठी हुई थी, फौरन जजमान के लिए कुर्सी खाली कर गई। थैंक यू, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। वो उसके बराबर में फूल रखते आसूदगी से मुस्कुरा के बोला तो एमल बस उसका चेहरा देख के रह गई। एमल को उसके चेहरे पर बेहद सुकून और खुशी चमकती साफ नजर आ रही थी।
जजमान के चेहरे की ये चमक और खुशी एमल को अंदर तक पुरसकून कर गई थी, मगर उसने अपने चेहरे पर एक भी तासुर नहीं आने दिया जिससे ये पता लगे कि वो जजलान से खुश है या नहीं। चलो भाई, किराया पूरा हो गया, इधर तो मेरी बेटी को। जजलान राइद के हाथ से बच्ची लेने के लिए आगे बढ़ा। कुछ देर पहले ही राइद ने एली से बच्ची ली थी। ऐसे कैसे दे दूं? अभी तो मैंने ली है, वरना इससे पहले तो इसकी ताई अम्मा, फुफ्फो और फुफ्फो के शौहर ही लिए हुए थे। मेरी तो अभी बारी आई है, मैं नहीं दे रहा। राइद बच्ची को थोड़ा सा और अपने नजदीक करते किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोला। ये मेरा मसला नहीं है, मुझे मेरी बेटी दो। जजलान भी जिद्दी अंदाज में बोला। नहीं दे रहा, राइद दूबोदू बोला। वो दोनों इस वक्त बिल्कुल बच्चे लग रहे थे जो अपनी किसी फेवरेट चीज पर लड़ रहे थे। सब उनकी नोक-झोंक से काफी लुत्फानंदोज हो रहे थे। नूर बेगम हवेली में थी, वरना अगर वो यहाँ होती तो दोनों भाइयों को इस तरह नोक-झोंक करते देख खुशी से फूले नहीं समाती। आखिर सालों बाद जाके तो वो दोनों भाई एक दूसरे से बात करने लगे थे, मस्ती मजाक लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। राइट, तुम दे रहे हो या नहीं? जजलान ने अबरू झुकाए सवाल किया। नहीं, अटल जवाब मिला। भाभी, देख रही हैं आप, अपने शौहर को मेरी बेटी पर कब्जा जमा के बैठ गया है। बोले, आप इसे मुझे दे, मेरी बेटी को। मैंने कब से इसे गोद में नहीं लिया। जजलान ने आखिरी हरबा इस्तेमाल करते आयला से उसकी शिकायत लगाई। वो जानता था रायद आयला की किसी बात से इनकार नहीं करता, इसलिए उसने अब के सीधे आयला को ही कहा था। तुम तो इससे ऐसी शिकायत लगा रहे हो जैसे मैं इससे डरता हूँ। रायद ने तंसिया कहा तो आयमा उसे घूरती हुई आगे बढ़ी। आई लव यू हल्के से उसकी तरफ झुकते वो नकाब में छुपी सुरमई आंखों पे पलकें गिराती रायद को साख्त कर गई। आयला ने पहली बार उसे आई लव यू कहा था। वो मुंह खोले उसके लफ्जों पे गौर कर रहा था जब मौके से फायदा उठाते आयला ने धीरे से उसकी गोद से बच्ची लेते जसलान की गोद में दी। भाभी, ऐसा क्या कह दिया आपने हमारे साले साहब से जो ये अभी तक सख्ते में है? हसाम ने राइद के कंधे पे हाथ मारते कहा तो राइद होश में आता बालों में हाथ फेरते मुस्कुरा दिया। हमारी दहशत के बस चंद लफ्ज ही काफी हैं। आयला एक अदा से कहती राइद पर नजरें जमाए नवाल के साथ जाके बैठ गई तो सबके हल्के से कह के गूंज गए। वो लोग बातों में मसरूफ ही थे जब जोर से पूरा दरवाजा एक झटके से खोलते तुराब खान कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे ही घबराई हुई सी नूर बेगम भी कमरे में दाखिल हुई तो सब लोग उनकी जानिब मुतवज्जो हुए। तुराब खान कुछ काम से लाहौर गए हुए थे और आज जब वो गांव पहुंचे तो इन्हें सबसे पहले यही खबर मिली थी कि वो दादा बन गए हैं, मगर पोते के नहीं पोती के। और जब से इन्हें ये खबर मिली थी वो तो जैसे गुस्से से पागल ही हो उठे थे, मगर उनका मीटर सबसे ज्यादा तब घूमा जब उन्हें ये पता चला कि जजलान ने बच्ची की पैदाइश पे पूरे गांव में मिठाइयों के साथ साथ एक एक चांदी का सिक्का भी बंटवाया है। और यही बात इन्हें सुकून से बैठने नहीं दे रही थी कि उनका बेटा एक लड़की जात की पैदाइश पे इतनी खुशियां मना रहा है, जबकि लड़की तो उनके खानदान में मनहूसी कहा गया है शुरू से। और इन्हें जजलान को भी हमेशा यही सिखाया था, मगर फिर भी आप इसे क्या हो गया जो वो इतना खुश हो रहा था बेटी की पैदाइश पे। बाबा, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। देखें, आज कितना खुशी का दिन है, आपका बेटा बाप बन गया है। मेरे घर अल्लाह की रहमत आई है। देखें, जजलान अपनी खुशी में उनका गुस्से में भभू चेहरा ही ना देख पाया और बच्ची उनके सामने करते दिखाने लगा। बकवास बंद करो अपनी। फराब खान गुस्से से धाड़े तो उनकी तेज आवाज पे बच्ची चौंक के रोना शुरू हो गई थी, जिसे जजलान ने फौरन अपने साथ लगाया। उनके अंदाज पर सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। सबको ही तुराब खान से यही तवक्को थी। सब जानते थे कि बच्ची का सुनने के बाद तुराब खान का ऐसा ही रद्द-ए-अमल होगा, मगर जजलान अपनी खुशी में तुराब खान के इस रद्द-ए-अमल को भूल गया था और अब बेयकीनी से आंखें फाड़े इन्हें देख रहा था। जजलान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये सिखाया था मैंने तुम्हें। लड़की के पैदा होने पे गांव भर में मिठाइयां बांट के तुम हमारे खानदान की नाक कटवाना चाहते हो, बल्कि कटवा चुके हो। वो मुठियां भींचे बुलंद आवाज में बोले तो जजलान की गोद में मौजूद बच्ची के रोने में शिद्दत आई। उसने फौरन से पहले बच्ची को एमल को दिया और फिर वापस उनके सामने आया। आप अपनी ये वकियानुसी सोच छोड़ क्यों नहीं देते? बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? होते तो दोनों ही अपने माँ बाप के लिए हैं, अहम है ना। दोनों ही अपना खून होते हैं, फिर हम कैसे अपने ही खून में फर्क कर सकते हैं? तुराब खान के बरअक्स जजलान ने बहुत ही धीरे से जवाब दिया था।
सभी लोग अपनी अपनी जगह खामोश खड़े तराब खान की सोच पे अफसोस कर रहे थे। तुम्हें याद नहीं जब तुम्हारी बहन पैदा हुई थी तब खानदान वालों ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, और तुम। इससे आगे वो कुछ कहते जब बीच में ही जसवान ने उनकी बात काटी। ये खानदान वाले और उनकी बातें ही तो हैं जिनके नक्शे कदम पर चल के आप इन मासूमों से नफरत करने लगे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, आपकी तरह सारी जिंदगी के लिए अपनी बेटी को खुद से दूर कर दूं, उसे हमेशा नफरत और हकारत की नजर से देखूं। तो माफ कीजिएगा मगर अब मैं इतना अहमक नहीं रहा कि अल्लाह की दी हुई रहमत से मुंह मोड़ के उसे नाराज कर दूं। वो मेरी बेटी है जिसके दुनिया में आने से पहले ही मुझे उससे बेहद मोहब्बत हो गई थी, और अब जब वो मेरी गोद में आ गई है तो मेरी मोहब्बत की कोई हद नहीं रही। जजलान ने जितना हो सके उतना अपने लहजे को नरम रखने की कोशिश की थी, वरना तराब खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसका दिमाग घुमाने में। एक बेटा तो था ही ऐसा, और अब दूसरा भी। जजलान, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था। तराब खान उसे दुख और वसीले अंदाज से देख के बोले, जो आपने सिखाया था उस पर अमल कर तो रहा था अपना नुकसान, मगर शुक्र है वक्त रहते अकल आ गई और मैं पूरी तरह आपके जैसा बनने से बच गया। जजलान के लहजे में हल्की सी तलखी महसूस करते तुराब खान ने गुस्से से जबड़े भींचे। इनको समझाने की एक और कोशिश करने के लिए जजलान ने इमल की गोद से सोती हुई बच्ची को उठाया और वापस तुराब खान के पास आया। बाबा, एक बार देखें तो इसे देखें, ये कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, ये आपके बेटे की जान है। एक बार देखें इसे, क्या आपको इस नन्ही सी जान को देख के भी इस पे प्यार नहीं आ रहा? जजलान बहुत ही उम्मीद से उनके सामने बच्ची को करते बोला तो तराब खान ने मुंह ही फेर लिया। इस मनहूस को मुझसे दूर बाबा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही जजलान सदमे और गुस्से से धाड़ा तो एक बार फिर उसकी गोद में मौजूद बच्ची ऊंची आवाज से सहमती रोने लगी। तो आगे बढ़ के नूर बेगम ने जल्दी से बच्ची को जजलान की गोद से लिया। सभी फिक्रमंद थे, सबको ही तुराब खान की सोच पे अफसोस था, मगर बोला कोई कुछ नहीं था क्योंकि आज उनके लिए जजलान ही काफी था। तुम उसके लिए मेरे सामने ऊंची आवाज कर रहे हो। तुराब खान गुस्से से पागल होने को थे। बाबा, आइंदा मेरी बेटी का जिक्र करते वक्त लफ्जों का चुनाव ठीक करिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपसे मेरा क्या रिश्ता है। जजलान सर्द लहजे में सख्ती से बोला। पहले एक बेटा इस लड़की के लिए खड़ा हो गया और अब तुम भी एक लड़की के लिए ही अपने बाप के सामने खड़े हो रहे हो। वो एक नागवार नजर नवाल पर डालते बोले तो हसाम और राइत गुस्सा जब्त करते रह गए। बाबा, वो आप थे जो आज तक अपनी बेटी के लिए कभी खड़े नहीं हुए, उसे प्यार नहीं दिया, मगर मैं आपके जैसा अब बिल्कुल नहीं रहा। दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को प्यार करता हूँ तो वो मेरी बेटी है, और मैं हमेशा एक अच्छे बाप की तरह अपनी बेटी के साथ खड़ा रहूंगा। और अगर आपको मेरी बेटी के वजूद से इतनी ही नफरत है तो मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेके हमेशा के लिए आपकी हवेली से चला जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को कभी ऐसे घर में नहीं रखूंगा जहां एक वजूद उससे सख्त नफरत करता हो। जजलान ने बहुत ही ठहरे हुए लहजे में अपना फैसला सुनाया। जजलान को बेटी के हक में बोलते देख एमल की आंखें नम हो गई थीं। इस वक्त उसे सब कुछ भूल गया था कि जजलान पहले कैसा था, उसने क्या क्या किया था। बस उसे याद था तो ये कि जो शख्स सामने खड़ा उसकी बेटी के लिए अपने बाप से लड़ रहा है वो यकीनन एक बहुत अच्छा बाप साबित होने वाला है। जजलान, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम जानते नहीं हो क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अपने बेटों को मैं कैसे खुद से दूर कर सकता हूँ? तराब खान उसकी हवेली छोड़ने की बात पर तड़प कर बोले। जैसे आप अपने बेटों से प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने एक बार फिर समझाने वाले लहजे में कहा कि शायद अब उसके बाप को बात समझ आ जाए। मगर बेटा, वो लड़की, वो फिर से कुछ कहने लगे थे जब जजलान ने उनकी फिर बात काटी। बाबा प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं हवेली छोड़ के ना जाऊं तो आपको मेरी बेटी को खुशदिली से कबूल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं भी हवेली नहीं आऊंगा। जजलान ने दो टोक लहजे में रसान से कहा तो तराब खान बगैर कोई जवाब दिए एक खून छलकाती नजर सब पर डालते कमरे से निकल गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी बेटी का साथ दिया, नूर बेगम आगे बढ़ती उसके कंधे पे हाथ रखते बोली। तो जजलान ने नम आंखों से इन्हें देखा। मैंने आज बाबा से बहुत ही रूड लहजे में बात की, मगर मामा मैं क्या करता? इन्हें सही गलत बताना मेरा फर्ज था। मैं नहीं चाहता कि नवाल की तरह कोई और लड़की भी इस फजूल सी सोच के जेरे असर हो। नम आंखें साफ करते नूर बेगम की गोद से उस नन्ही सी जान को लेते अपने सीने से लगा गया। जजलान के सही फैसले पर वहां मौजूद हर शख्स खुश था।
सबके चेहरे पे सुकून भरी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बैठने के बाद सब लोग घर के लिए निकल गए। अब अस्पताल में एमल के पास सिर्फ जजलान था। सबको बाहर तक छोड़ने के बाद वो कमरे में आया तो उसकी दोनों जानें मजे से सो रही थीं। वो बगैर आवाज पैदा किए आयशा से एमल के बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठते, सहूलत से मुस्कुराती नजरों से कभी एमल को देखता तो कभी अपनी नन्ही परी को। एमल जो आंखें बंद किए लेटी थी उसे बहुत ही अच्छे से खुद पे जजलान की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, जिसपे उसने धीरे से आंखें खोल के उसे देखा। तुम जाग क्यों गई? सो जाओ, मैं बैठा हूं यहीं। इससे आंखें खोलते देख वो धीरे से बोला, तुम जानते हो जजलान, मुझे तुमसे बहुत नफरत थी, मगर एमल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते उसके चेहरे के बेचैन तासरात देखते अपनी बात अधूरी छोड़ी। मगर क्या? वो बेसब्री से बोला, तुमसे शादी से पहले मुझे तुमसे बहुत नफरत थी और जब शादी हुई तो सोचा समझौते की जिंदगी गुजार लूंगी, मगर जब तुम्हारी असलियत पूरी तरह से मेरे सामने आई तो मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा का कफन में लिपटा चेहरा घूम गया। उसके चेहरे पे ही नजरें जमाए वो थोड़ी देर के लिए रुकी। एमल की बात सुनते जजलान को एक बार फिर शर्मिंदगी ने आ घेरा। मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, एमल धीरे से बोली, जबकि उसकी बात सुनते जजलान तड़प उठा। मगर मेरी किस्मत देखो, मैं जब भी तुमसे दूर जाने का सोचती हूँ कुदरत तुम्हें मेरे और करीब कर देती है। वो हल्के से हंसी तो उसकी बात पर जजलान उलझा। मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती थी और फिर देखो अल्लाह ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही अपना बाप खो दे। बाप के जिंदा होते हुए भी वो यतीमों की तरह रहे। एमल ने एक पल के लिए भी जजलान के बेचैन चेहरे से नजर नहीं हटाई। जजलान बगैर कुछ कहे खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। वो आज बीच में बोल के एमल को चुप नहीं करवाना चाहता था। वो चाहता था जो भी एमल के दिल में है वो सारा का सारा निकाल दे। जजलान, आज मैंने अपनी बेटी की खातिर तुम्हें माफ किया। आखिर एमल ने वो अल्फाज कह ही दिए जिसे जजलान कब से सुनने के लिए तरस रहा था। क्या वाकई? वो हैरत और बेयकीनी से आंखें खोले उसे देख रहा था, जिसपे एमल ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने एक बुरे शख्स से नफरत की थी, मगर आज जो मेरे सामने बैठा है वो एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप है। तो अब तुम ही बताओ, इतने अच्छे शख्स से मैं नफरत कैसे कर सकती हूँ? जब तुम हमारे लिए खुद को बदल सकते हो तो क्या मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती? एमल धीरे से मुस्कुरा के बोली। तो जजलान को गोया अपनी समात पर यकीन ही नहीं आया। वो बेयकीनी से उठते एमल के माथे पे लब रख गया। एमल, तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। सच, आज मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए, मुझसे नफरत ना करने के लिए। जजलान उसके गाल पे हाथ रखे जज्ब के आलम में बोला, जजलान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अपने दिल से तुम्हारे लिए नफरत भी खत्म कर दी है, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। बस तुम मुझे थोड़े से अच्छे लगने लगे हो। एमल धीरे से मुस्कुरा के बोली तो वो भी दिलकशी से मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत भर दूंगा, लेकिन अभी तो मेरे लिए यही बहुत है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। वो एक बार फिर उसके माथे पे लब रखते बोला तो एमल ने सुकून से मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अभी एमल ने आंखें बंद ही की थीं कि उनके छोटे पैकेट ने रोना शुरू कर दिया, जिसपे जजलान एमल से दूर होते नन्ही परी के माथे को चूमते गोद में उठा गया। वो लोग मुकम्मल हो गए थे, जिंदगी में सुकून लौट आया था, मगर ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। जब जजलान का फोन बजा, वो बच्ची को एमल को थमाते जेब से फोन निकालता राइट की कॉल आते देख जल्दी से रिसीव करते कान से लगा गया। हाँ राइट, बोलो। जजलान, बाबा को फालिज का अटैक हुआ है, हम इन्हें अस्पताल ही लेके आ रहे हैं, तुम वहीं रहना, राइट ने उजलत में बताया। क्या? मगर कैसे हुआ ये? जजलान ने परेशानी से माथा मसलते पूछा तो उसके परेशान चेहरे को देखते एमल को भी फिक्रमंदी लाहक हुई। पता नहीं, वो गाँव ही जा रहे थे कि रास्ते में तबीयत खराब हो गई। ड्राइवर इन्हें करीब अस्पताल ले गया था, जहाँ से पता चला कि इनके फालिज अटैक हुआ है। खैर तुम परेशान नहीं हो, हम पहुंच रहे हैं बस अस्पताल, राइड ने जल्दी से कहते फोन काट दिया। क्या हुआ जजलान, सब ठीक है? एमल ने फिक्रमंदी से पूछा। बाबा को फालिज का अटैक हुआ है यार, राइड इन्हें अस्पताल ला रहा है, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे पास नर्स को भेज देता हूँ। जजलान के कहने पे एमल ने धीरे से हाँ में सर हिलाया तो वो कमरे से बाहर निकल गया। वो बिल्कुल ठीक थे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, फिर अचानक यूं अटैक का होना डॉक्टर की समझ नहीं आ रहा था। मगर डॉक्टर कह चुके थे कि इन्हें बहुत बुरा अटैक हुआ है और वो अब से पूरी तरह से बिस्तर से लग चुके हैं, ठीक होंगे।
या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। नूर बेगम तो ये सुनते रोए जा रही थी। सब लोग ही परेशान थे। सबको यही लगता था कि ये तुराब खान के अमाल का नतीजा है। इन्होंने जितना सबका दिल दुखाया था, अल्लाह ने इन्हें दुनिया में ही उसकी सजा दे दी थी। 4.5 साल बाद वक्त ना कभी रुका है और ना कभी किसी के लिए रुकता है। वो सब गुजरता जाता है और अपने साथ दुख सुख लाता रहता है। आज से 3 साल कबल सख्त अदालत के बाइस तुराब खान इंतकाल कर गए थे। वो अपने आखिर के वक्तों में भी नहीं बदले थे, ना ही उन्होंने कोई नसीहत हासिल की थी। वो हर एक के मोहताज हो गए थे, मगर फिर भी उनकी अकड़ नहीं गई थी। उनकी बीमारी की वजह से जसलान अपनी सारी नाराजगी भुलाए हवेली आ गया था, जिसपे वो बहुत खुश थे, मगर वो नवाल से वैसे ही नफरत करते थे। जसलान की बेटी की तरफ कभी नजर उठा के भी नहीं देखते थे, मगर राइट के यहाँ बेटा पैदा होने पे वो बहुत खुश हुए थे। लेकिन राइट अपने बेटे को उनके पास ज्यादा लेके ही नहीं जाता था। वो खुद भी बहुत कम उनके पास जाता था। तुराब खान उसकी सूरत देखने के लिए तड़पते रहते, मगर इन्हें बीमार देख के भी जैसे राइट के दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं होता था। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने सिर्फ राइट से माफी मांगना चाहिए थी, मगर जिंदगी ने इन्हें इतनी भी मोहलत ना दी। गुरूर, तकब्बुर, अना सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया। आंखें बंद हुई और इंसान अपनी नींद सो गया। अस्कलम खुद राइड ने उनकी मैयत को कंधा दिया, और जब उनकी मैयत को कब्र में उतारा गया, इस वक्त ही उसने इन्हें माफ कर दिया। बाप चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर होता तो बाप ही है। औलाद को बाप से प्यार तो होता ही है। जिस तरह राइट ने तुराब खान की सारी गलतियों को माफ कर दिया था, वैसे ही नवाल ने भी अपने दिल दुखने का कफारा भी माफ कर दिया था। इन्होंने नवाल का बहुत दिल दुखाया था, हर तरह से उसे जहनी अजियत पहुंचाई थी, मगर नवाल ने हमेशा दिल बड़ा करके इन्हें माफ कर दिया था। कहते हैं जाने वाले की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अच्छे लफ्जों में याद करना चाहिए, मगर इन लोगों के पास तुराब खान को याद करने के लिए कोई अच्छी याद ही नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी उनका जिक्र होता था, कभी भी कोई उसके पिछले अमाल का जिक्र नहीं करता था, बल्कि सब उनके लिए दुआ ही करते थे कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आज आयला और राइड के 4 साला बेटे बुरहान की सालगिरह थी, जिसपे हवेली में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। हर साल की तरह इस साल भी उसकी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। जब बुरहान पैदा हुआ तो जब भी उसका हवेली में इस्तकबाल राइड ने बड़े धूमधाम से किया था। बुरहान के आने से उनकी जिंदगी में खुशियों के अनगिनत रंग आ गए थे। जिंदगी पहले से ज्यादा हसीन हो गई थी। वो बिल्कुल शक्ल सूरत में राइड के जैसा था, 1% भी आयला पे नहीं गया था, मगर उसकी सबसे ज्यादा अपनी माँ से बनती थी। वो उसके साथ मिलके राइड को खूब तंग करता था। यार आयला, ये कफ के बटन तो बंद कर दो। राइड जानबूझकर बटन बंद करवाने आयला के पास आया, जो बेड पे बैठी बुरहान को कपड़े पहना रही थी। आप देख रहे हैं, हम बुरहान को तैयार कर रहे हैं, फिर भी आप हमसे कह रहे हैं आप अपना इतना सा काम खुद नहीं कर सकते। आयला बुरहान की कमीज पहनाते हुए बोली। यार मुझसे नहीं हो रहा ना। उसके बराबर में खड़े होते राइट मासूमियत से बोला। बाबा, आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। बुरहान ने बड़ी ही समझदारी से बाप को समझाया। तो गिरेबान के बटन बंद करते हुए आयला ने मुस्कुरा के अपने बेटे को देखा। शुरू से ही बुरहान एक बहुत होशियार बच्चा था। वो चीजों को बातों को बहुत जल्द समझ लेता था। 4 साल की उम्र में भी वो एक समझदार इंसान की तरह मशवरा देना जानता था। सबसे प्यार बहुत और इज्जत से पेश आता था। वो जितना समझदार था उतना ही शरारती भी था। उसके सबसे पसंदीदा कामों में अव्वल नंबर पर अपने बाप को तंग करना आता था, जो वो बहुत अच्छे से करता था। बेटा जी, तो आप ही बड़े हैं, आप ही खुद तैयार हो सकते हैं, राइट ने उसे घूरते हुए कहा। तो वो जल्दी से माँ के सामने से उठा, बेड से उतरते राइट के बराबर में खड़ा हो गया। देखें बाबा, मैं आपसे कितना छोटा हूँ, मैं अपने काम खुद कैसे कर सकता हूँ। उसकी मासूमियत भरे अंदाज पे जहाँ आयला हल्के से हंस दी, वहीं राइट ने भी बड़ी मुश्किल से लब दबाए मुस्कुराहट को रोका। आप सिर्फ देखने में ही छोटे हो, वरना आपकी बातें तो बड़ों वाली ही होती हैं। राइट ने उसे मसनूई घुरी से दिखाते हुए कहा। बाबा, छोटा छोटा होता है, देखने वेखने में कुछ नहीं होता। क्यों मामा, मैं छोटा हूँ ना, बाप से कहते। उसने माँ की भी तायीद चाही। बिल्कुल, हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है। आयला ने थोड़ा आगे बढ़ते बुरहान का गाल चूमा, तो बुरहान ने भी चटाचट अपनी माँ के गाल चूम डाले। तुम तो हमेशा उसकी ही साइड लेना। राइड ने बुरा सा मुंह बनाया था, क्योंकि मैं मामा का फेवरेट हूँ। बुरहान जल्दी से माँ की गोद में बैठते राइड को चुड़ाने के लिए आयला की गर्दन में बाजू हाइल कर गया। जी नहीं, ये आपकी मामा से पहले मेरी बीवी है, और मैं ही अपनी बीवी का फेवरेट हूँ। राइड आयला की दूसरी साइड बैठते बुरहान की तरह ही उसकी गर्दन में बाजू हाइल कर गया।
मामा, आप ही बताएं, आपका कौन फेवरेट है? बुरहान ने फैसला आयला पे छोड़ा। आयला ने एक नज़र बुरहान को देखा, जो मासूमियत से आंखें पिटपिटाता उसके जवाब का मुंतजिर था। फिर एक नज़र गर्दन हल्के से मोड़ के राइड को देखा, जो मुस्कुराते हुए बुरहान की तरह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। हमारा फेवरेट है बुरहान खान। आयला प्यार से मुस्कुरा के उसे देख के बोली तो बुरहान ये कहते हुए उसके गले लग गया, जिस पे वो दोनों मुस्कुरा दिए। देखा पापा, मैं मामा का फेवरेट हूँ, वो उसे जताने वाले अंदाज में देखते एक अदा से बोला। तो राइड मसनूई दुख भरी सांस भरते खड़ा हो गया। मुझे तो यहाँ कोई प्यार ही नहीं करता, जल्दी से मेरी प्रिंसेस आ जाए, फिर देखना मैं तुम दोनों माँ बेटे को कैसे अपनी प्रिंसेस के साथ मिलके मजा चखाऊंगा। राइड बुरहान के बाल सेट करती आयला को देख के बोला, तो आयला ने उसे एक घुरी से नवाजा। वो जानती थी राइट जब जब ऐसी बातें करता है बुरहान उसका सर खाने बैठ जाता है कि उसकी बहन कब आएगी। कुछ माह पहले आयला को दोबारा माँ बनने की खुशखबरी मिली थी और अब जब से ही राइट ने प्रिंसेस प्रिंसेस की रट लगाई हुई थी, जिसे देख देख बुरहान भी बार बार अपनी बहन का पूछता था और अब भी ऐसा ही हुआ था। मामा, मेरी बहन कब आएगी? बालों में कंघा करवाते बुरहान ने एक्साइटेड होते पूछा। बेटा, जब आना होगा वो आ जाएगी, अभी आप बाहर जाओ और खेलो। आयला ने उसके बाल सेट करते प्यार से समझाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी माँ को कह रहा था थोड़ा जल्दी तुम्हारी बहन को ले आते हैं ताकि वो तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट हो जाती, मगर ये सुनती ही कब है मेरी। राइड शीशे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़कते मजे से बोला। तो आयला उसे देखते दांत भींच के रह गई। तो बाबा क्या हुआ, आप लोग अभी मुझे मेरी बहन ला के दे दें, बुरहान ने जोश में आते कहा। तो आयला ने अपना माथा पीटा। जब से बुरहान हुआ था राइड भी उसके साथ बच्चा बन गया था, जिससे आयला कभी कभी बहुत तंग आ जाती थी। बेटा, ऐसे ही नहीं आ जाती बहन, डाउनलोड होने में वक्त लगता है। राइड मुस्कुराहट दबाए आयला के सुर्ख पड़ते चेहरे को देख के मजे से बोला। डाउनलोड वो कैसे? बुरहान ने नासमझी से थोड़ी पे उंगली रखते पूछा और यही आयला की बस हो गई। बुरहान, चाहे आप दादी को जाके देखें वो तैयार हुई हैं या नहीं। आयला ने उसे वहां से भेजना चाहा, वरना अगर वो वहीं रहता तो सवाल पे सवाल करता रहता। मगर मामा, पहले ये तो पता चले कि डा उसकी बात पूरी होने से पहले ही। आयला ने थोड़ी सख्ती से उसकी बात काटी। बुरहान, मैंने क्या कहा आपने वो सुना नहीं? जाएं बाहर, और ये बात किसी से नहीं करनी है, ओके? आयला संजीदगी से बोली तो उसके चेहरे पर संजीदगी भरे तासरात देखते वो शराफत से ओके कहता कमरे से बाहर भाग गया। उसके बाहर जाते ही आयला गुस्से से उठती, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कलाई पे घड़ी बांधते राइड की जानिब बढ़ी। आप वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ज्यादा ही बेशरम नहीं होते जा रहे? आयला कमर पर हाथ टिकाए उसे घूर के बोली। बेशरम तो होना पड़ेगा ना, अब देख लो जाना। शर्म शर्म के चक्कर में मेरी बेटी लेट हो गई ना। वो उसकी कमर में हाथ डालते अपने साथ लगाता अब भी उसे छेड़ने से पास नहीं आया। छोड़े, हमें तैयार होना है, आपको तो कोई काम ही नहीं सवाए हमें तंग करने के, वो खुफिये से कहते उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। मगर राइड की गिरफ्त से निकलना इतना आसान ना था, ये बात वो अच्छे से जानती थी। ऐसे कैसे अभी तो हाथ आई हो, वरना हर वक्त तो तुमसे वो तुम्हारा बॉडीगार्ड चिपका रहता है। राइड दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुकता उसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया। उसकी सख्त पकड़ पर आयला दोनों हाथ उसके कंधे पे जमा गई। वो मदहोश होता उसके होठों को आजाद करते अभी अपने लब उसकी गर्दन पर रखने ही लगा था, जब मामा की पुकार लगाते बुरहान धार से दरवाजा खोलते कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों बिजली की सी तेजी से एक दूसरे से अलग हुए। क्या हुआ? इन दोनों की घबराई हुई शक्ल देखते बुरहान ने फिक्रमंदी से पूछा। असल में मेरी बेटी शर्म की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से लेट हुई है। जब भी तुम्हारे करीब आओ बीच में ये टपक पड़ता है। राइड बुड़बुड़ाया तो उसकी बुड़बुड़ाहट सुनते आयला ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या हुआ है मामा बाबा, आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? इन दोनों को खामोश खड़े देख बुरहान ने फिर पूछा। कुछ नहीं बेटा, आप बताओ क्या बात है? आयला ने उसकी जानिब बढ़ते प्यार से पूछा। मैं दादी को दिखा रहा था कि मैं बटन खुद बंद कर सकता हूँ कि इतने में ये बटन टूट गया। उसने मासूमियत से गिरेबान का बटन उसके सामने करते कहा। आयला, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम दोनों भी जल्दी से आ जाओ। राइट जानता था अब इन दोनों माँ बेटे को टाइम लगेगा, इसलिए बुरा सा मुंह बनाते कमरे से निकल गया। तो आयला मुस्कुराते हुए बुरहान को सोफे पे बैठने का कहती सुई धागा लेने चली गई। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। जसलान ने ड्रेसिंग के सामने खड़ी चूड़ियां पहनती एमल को अपने हिसार में लिया। एमल ब्लैक सिल्क की लाइट सी काम की साड़ी जेबेतन किए हुए थी, हल्का मेकअप, कमर पर बिखरे बाल, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि जसलान व्हाइट कमीज शलवार पहने अपनी थोड़ी उसके कंधे पे टिकाए खड़ा था। जसलान, पीछे हटो।
दरवाजा खुला है, इशाल कभी भी आ सकती है। एमल ने थोड़ा सा कसमसाते हुए उसे एहसास दिलाना चाहा कि अब ये कमरा सिर्फ इन दोनों का नहीं है, बल्कि उनकी एक बच्ची भी है जो कभी भी आ सकती है। मगर वो जजमान ही क्या जो फौरन ही किसी की बात मान जाए। आने दो, अच्छा है, वो भी देख लेगी कि मामा बाबा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जजमान उसके कंधे पे लब रखते दिलकशी से बोला तो शीशे में से उसे देखते एमल ने आंखें छोटी की। मुझे तो कोई तुमसे प्यार नहीं है, वो इतरा के कहती ड्रेसिंग से स्याह दो चूड़ियां और उठाते पहनने लगी। मुझे उम्मीद है मेरे मरने से पहले तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, जजनान ने उसे छेड़ने की खातिर कहा। मगर एमल का दिल तड़प उठा, लेकिन उसने बगैर जाहिर किए बस उसे घूरने लगी। इतने साल गुजरने के बाद भी एमल ने अभी तक जजनान से इजहार मोहब्बत नहीं किया था। उसे मोहब्बत थी या नहीं ये तो उसका दिल भी नहीं जानता था, मगर वो इतने सालों में इतना जरूर समझ गई थी कि अब जजमान के बगैर उसका गुजारा नामुमकिन है। ऐसे क्यों देख रही हो, ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या आज, जजनान शोखी से बोला तो एमल ने आंखें घुमाई। हाँ, इतने प्यारे लग रहे हो कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह नोच लूं, वो दांत पीस के बोली। उसके मरने वाली बात पे अभी तक एमल का दिल धक धक कर रहा था। नहीं नहीं जान, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारा मुंह चूम लूंगा। जजनान मजे से उसकी बात का मतलब अपने पास से निकालता, उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसका रुख अपनी जानिब करते उसके लिपस्टिक से सजे होंठों पे झुक गया। एमल ने उसके कंधे पे हाथ रखते उसे दूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। जजनान सुकून से अपना काम करके पीछे होता, मुस्कुराते हुए उसके होंठों के नीचे फैली लिपस्टिक को अंगूठे से साफ करने लगा तो एमल गहरे गहरे सांस लेती उसके लम्स पे एकदम कांप गई। दोबारा चूमू, वो बेबाकी से बोला तो एमल ने उसे घूरते हुए पीछे की जानिब धक्का दिया तो वो बेसाख्ता दो कदम पीछे हुआ। जाओ, बाहर मेहमान आना शुरू हो गए होंगे, वो उसे उंगली से बाहर जाने का इशारा करते वापस शीशे की जानिब मुड़ती अपनी लिपस्टिक सही करने लगी। जजनान अभी कुछ कहता कि इससे पहले ही उसकी बेटी कमरे में दाखिल हुई। पापा, ईशान ने कमरे में दाखिल होते जजनान को पुकारा तो वो जल्दी से आगे बढ़ते पंजे के बल जमीन पर उसके सामने बैठा। क्या हुआ पापा की जान, उसके फूले फूले गालों पे बोसा देते शफकत से पूछने लगा। पापा, क्या मेरे लिए भी गिफ्ट्स आएंगे, ईशान ने संजीदगी से पूछा। आपके लिए क्यों आएंगे, आपकी बर्थडे है क्या, उसकी बात पर फैली हुई लिपस्टिक साफ करती एमल हाथ रोक के उसकी जानिब घूम के बोली। आप पापा हो, इशान ने उसे घूरते हुए संजीदगी से सवाल किया, जिस पर एमल उसे मुंह खोले देखे गई, जबकि जजमान ने अपनी हंसी छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। वो 4.5 साल की बच्ची गुस्से में बिल्कुल एमल पे गई थी, जबकि शक्लो सूरत में वो अपनी फुफ्फो में मिलती थी। विशाल बला की जिद्दी बच्ची थी, जैसे जब जिद चढ़ती थी वो किसी की नहीं सुनती थी, लेकिन एक जजमान ही था जो उसे काबू कर सकता था और वो उसकी बात मानती भी थी। बोले, आप पापा हैं। एमल के जवाब ना देने पे उसने अपना सवाल उसी संजीदगी से दोहराया। नहीं बेटा, मैं तो मामा हूं ना, एमल ने मुस्कुरा के जवाब दिया। मगर मैंने तो पापा से पूछा था ना, फिर आपने क्यों जवाब दिया। वो बड़ों की तरह कमर पर हाथ टिकाए आंखें छोटी किए उसे घूर के बोली, सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई जो आप दोनों बाप बेटी की बात में मुदाखलत कर बैठी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जजमान की तपा देने वाली मुस्कुराहट देखते एमल जबरदस्ती मुस्कुराते खफगी से कहती वापस अपने काम में लग गई। मामा को नाराज कर दिया ना, एमल के माथे पे बेशुमार शिकने देख वो आहिस्ता से इशाल से बोला, मैं बाद में मना लूंगी, अभी आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें, क्या मेरे लिए भी गिफ्ट्स आएंगे। वो भी उसके अंदाज में आहिस्ता आवाज में कहती बहुत ही लाड से उसकी गर्दन में बाजू डाल गई। जब आपकी सालगिरह हुई थी, जब बुरहान के लिए गिफ्ट्स आए थे, जजलान ने नरमी से पूछा तो वो धीरे से नफी में सर हिला गई। नहीं आए थे ना, तो अब बुरहान की सालगिरह है तो आपके लिए क्यों आएंगे, जजलान ने प्यार से समझाया। मगर मुझे भी टॉयज चाहिए, विशाल ने रोनी सूरत बनाई अपने बाप को देखा और बस एक यही चीज थी कि वो अपनी बेटी को रोते नहीं देख सकता था। इन दोनों को आपस में ही लगे देख एमल दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मैं जा रही हूँ, जब आप दोनों के मुज़ाकरात खत्म हो जाए तो आ जाइएगा, एमल खफा खफा अंदाज में कहते कमरे से निकल गई। तो जजलान फिर से इशाल की जानिब मुतवज्जो हो गया। मेरी जान, आप फिक्र मत करो, आपको जितने भी टॉयज लेने हैं मैं दिलाऊंगा, ओके, मगर आपने रोना नहीं है कभी। वो प्यार से उसके गाल पे बोसा देते बोला तो वो चहकती हुई उसके गले लग गई, जिसपे जजलान उसे गोद में उठा गया। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, वो उसके गाल चूम के खुशी से बोली, और भी आप बहुत अच्छी बेटी हैं, जजलान भी उसी के अंदाज में कहता कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया तो वो खिलखिला उठी। जहां इशाल की खिलखिलाहट ने जजलान और एमल की जिंदगी में अमन सुकून और खुशियां भरी थी, वहीं इशाल की वजह से वो एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि अब एक दूसरे के बगैर जिंदगी जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। यार नवाज, जल्दी करो और इसे संभालो, जब चुप ही नहीं हो रहा है, ये
हसाम कब से 1 साल के नौफल को गोद में लिए इधर से उधर टहलते चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोना स्टार्ट कर देता था। मगर नवाल मैडम और उसके साथ खड़ी उसकी साहबजादी दोनों तैयार होने में मसरूफ थीं। क्या हो गया? आपकी भी औलाद है, संभाल लेंगे, थोड़ी देर तो कुछ जाएगा नहीं। नवाल अपनी 4 साला बेटी हीरा के घुंघराले बालों में कंघा करते बोली। खुदा का खौफ करो नवाल, पिछले 2 घंटे से तुम तैयार हो रही हो और जब से ही इसे मैं संभाल रहा हूँ, और तुम कहती हो थोड़ी देर। वाह भाई वाह, हसाम ने दाद देने वाले अंदाज में कहा तो नवाल एक नजर उसे देखते हीरा की पोनी बनाने लगी। 2 मिनट में हीरा की पोनी बनाने के बाद उसने झुक के हीरा के कान में कुछ कहने के बाद हसाम की गोद से नौफल को लिया। जाए, अब जाके जल्दी से तैयार हो जाए। नवाल नौफिल के कपड़े ठीक करते हुए मसरूफ अंदाज में बोली तो हसाम ने हैरत से मुंह खोले ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को देखा। नवाल बेगम, क्या आपकी आंखें खराब हो गई हैं? मैं पिछले 2 घंटे से तैयार हूँ, हसाम ने हैरत से पूछा तो उसकी हैरान परेशान शक्ल देखते नवाल ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकी। बाबा जानी, शूज पहना दें। हीरा अपनी पर्पल फ्रॉक संभालते अपने छोटे छोटे शूज लिए हसाम के सामने आई तो वो सिर उठा के बेड पे बिठाता खुद एक घुटना फोल्ड करते उसके सामने बैठा। बाबा जानी, हीरा कैसी लग रही है? हीरा ने मासूमियत से पूछा। वो वाकई बहुत मासूम थी, बिल्कुल नवाल की कॉपी, जबकि नौफिल एकदम हसाम के जैसा था। बहुत प्यारी, बाबा जानी की छोटी सी गुड़िया। वो उसके माथे पे बोसा देते मोहब्बत से बोला, बाबा जानी आप क्यों इतने गंदे लग रहे हैं? नवाल ने थोड़ी देर पहले जो उसके कान में जुमला कहा था वो हीरा ने सेम टू सेम दोहरा दिया, जिसपे हसाम का पूरा मुंह खुला। क्या वाकई में तैयार हुआ नहीं लग रहा? हसाम ने कुछ उलझ के पूछा। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि ये दोनों माँ बेटी मिलके उसे पागल बना रही हैं। नहीं, हीरा ने जैसे अफसोस से सर हिलाया तो हसाम ने नवाल की जानिब देखा, जो उसके देखने पे ऐसी बन गई जैसे वो नौफिल को देख रही है, उनकी जानिब तो मुतवज्जो ही नहीं। नवाल, क्या वाकई में गंदा लग रहा हूँ? हीरा को शूज पहनाते हसाम ने सदमे से चूर लहजे में पूछा तो नवाल मासूमियत से इस्बात में सर हिला गई। ऐसा कैसे वो कह सकता है? वो मैं तो तैयार होकर बैठा था। और वो परेशानी से शीशे के सामने जाते अपने आप को उसमें देखते बुलंद आवाज में बुड़बड़ाया तो नवाल की एकदम हंसी छूट गई। नवाल को हंसते देख हीरा भी माँ के साथ हंसने लगी, जिसपे हसाम को समझ आया कि वो दोनों उसके साथ मजाक कर रही हैं। तुम लोगों ने मेरे साथ मजाक किया, हसाम ने सख्ती से थोड़ी बुलंद आवाज में कहा तो दोनों के कह के एकदम थमे। क्या हो गया है हसाम? हमने तो बस मजाक किया था, आप इस तरह हाइपर क्यों हो रहे हैं? हीरा को सहमते देख नवाल ने उसे घूर के कहा, ऐसा मजाक कोई करता है? मजाक ऐसे करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। सख्ती से कहते कहते हीरा की खौफजदा शक्ल देखते उसने अपना मजाक करने का इरादा तर्क करते आगे बढ़ते मुस्कुराते हुए हीरा को गोद में उठाया। ऐसा कोई करता है क्या? बच्ची को भी खौफजदा कर दिया, नवाल ने घुरते हुए कहा तो हसाम ने जल्दी से हीरा के गाल चूमे। सॉरी बेटा, बाबा जानी ने आपको डरा दिया। उसने एक हाथ से कान पकड़ते माजरत की। कोई बात नहीं। हीरा उसका कान पकड़ा हाथ नीचे करते मुस्कुरा के बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। चलो नवाल, यहाँ आ जाओ, हम सारी फैमिली मिलके सेल्फी लेते हैं। हसाम ने जेब से फोन निकालते कहा तो नवाल जल्दी से उसके साथ आ खड़ी हुई। हसाम ने अलग अलग जावियों से कई तस्वीरें ली, कभी सबके साथ, कभी दोनों बच्चों और नवाल की, कभी सिर्फ हीरा और अपनी। उसने कई अलग अलग तस्वीरें बनाई। चलो नवाल, देर हो रही है। हीरा, दादा दादी को खुदाफिज करके आओ। हसाम फोन जेब में डालते एक नजर घड़ी को देखते बोला तो हीरा फौरन बाहर भाग गई। हीरा के बाहर जाते ही नवाल भी सोफे पे रखा अपना बैग उठाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि हसाम ने उसका बाजू थामते रोका और पूरी शिद्दत से उसके गाल पे बोसा दिया। इस अचानक हमले पे नवाल आंखें फाड़े रह गई और वो मजे से उसके दोनों गाल चूमते उसकी गोद से नौफिल को लेता कमरे से निकल गया। हसाम की इतनी बेसाख्ता हरकत पर नवाल चेहरे पर एक शर्मिंदी मुस्कुराहट सजाए सोफे से बैग उठाती कमरे से निकल गई। दिन ब दिन हसाम के प्यार में शिद्दत आती जा रही थी। उस जैसा ससुराल और हमसफर चाहा था उसे वैसा ही मिला था। वो जितने मोहब्बतों के लिए तरसी हुई थी यहाँ उसे वो सारी मोहब्बतें मिल गई थी। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। बर्थडे पार्टी लॉन में रखी गई थी। लॉन की रंग बिरंगी लाइट्स और गुब्बारों से सजाया गया था। एक तरफ स्टेज बनाया हुआ था जिसके बीच में गोल दायरे की सूरत में नीले और सफेद गुब्बारे लगे हुए थे, जबकि गुब्बारों से बने दायरे के बीच में बुरहान खान चमक रहा था। सब लोग तैयार थे, मेहमान आ चुके थे, बस केक का इंतजार था जो मुलाजिम लेने गया हुआ था। एक टेबल पर एमल, नूर बेगम और नवाल बैठी हुई बातें कर रही थी। जब इशाल एमल के पास आती, टेबल पे चढ़ के उसके सामने बैठी तो सबने उसे मुस्कुरा के देखा, जबकि एमल ने एक खुफगी भरी नजर उस पर डालते नजरें फेर ली।
वो जानती थी वो ऐसे उसके सामने क्यों आके बैठी है, तभी उसे नखरे दिखा रही थी। मामा, फेस आगे लाएं, इशाल ने मासूमियत से कहा तो एमल बगैर कुछ बोले चेहरा उसके करीब कर गई, जिस पर इशाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते उसके गाल पे किस किया। सॉरी मामा। उसके गाल पे किस करते वो इतने प्यारे अंदाज में बोली कि सबको उस पर बेहद प्यार आया। एमल का दिल किया अभी सारे नखरे छोड़ के उसे अपने गले लगा ले, मगर फिर उसने ये इरादा तर्क करते उसे थोड़ा और तंग करने के बारे में सोचते नाराजगी जारी रखी। अरे भाई, हमारी गुड़िया ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे सॉरी कहना पड़ रहा है? नूर बेगम ने पूछा। तो उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी, जिस पर एमल नाराज हुई। सॉरी। नूर बेगम को बताने के बाद एमल को वैसे ही अपनी तरफ खुबगी से देखते देख वो दोनों कान पकड़कर बोली तो एमल और खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और जल्दी से अपने साथ लगा गई। आप अब मुझसे नाराज नहीं है ना मामा? इशाल ने सर उठाए पूछा। नहीं मामा की जान, मामा आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, वो प्यार से उसका माथा चूमती बोली तो नूर बेगम और नवाल मुस्कुरा दी। मामा, नानी मुमानी चले, केक कट होने वाला है, हीरा ने उनके पास आते इतला दी तो सब स्टेज की जानिब बढ़ गए। खूबसूरत से केक के साथ बुरहान और राइट एक जैसी सेम ड्रेसिंग किए, खाकी शलवार कमीज पहने खड़े थे और उनके साथ ही चॉकलेटी पाँव को छूती फ्रॉक पर हमरंग का नकाब किए आयला खड़ी तस्वीरें खिंचवा रही थी। वो तीनों एक फ्रेम में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बाबा, केक बहुत प्यारा है, आप मेरी बर्थडे पे मेरे लिए भी ऐसा ही केक लाइएगा। सभी स्टेज पर उनके इर्द गिर्द आके खड़े थे जब हिना ने हसाम का हाथ पकड़ते कहा, तुम्हें ये केक पसंद है तो मैं बाबा से कह के तुम्हारी बर्थडे पे ऐसा ही केक ले आऊंगा, वो केक मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। बुरहान ने फौरन कहा तो उसकी बात सुनते सब मुस्कुरा दिए। हीरा के चेहरे पे तो बाकायदा चमक आ गई थी, जबकि विशाल ने अबरू स्केड़ी। बचपन से ही बुरहान और हीरा की काफी बनती आई थी, जबकि विशाल के गुस्सा की वजह से बुरहान उससे बहुत चिढ़ता था। दोनों की रोज ही किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे से लड़ने का कोई मौका जाने नहीं देते थे। तुमने मेरी बर्थडे पे तो मुझे कुछ नहीं दिया था, ईशान ने थोड़े गुस्से से बुरहान से सवाल किया। तुम मेरे लिए कुछ लाई हो जो मैं तुम्हें कुछ दूं? बुरहान दूबदू बोला। मेरे पापा मामा लाए हैं ना, ईशान ने घूरते हुए बताया। हाँ, तो मेरे मामा बाबा भी लाए थे तुम्हारी बर्थडे पे गिफ्ट, बुरहान मुंह चढ़ा के बोला, जबकि सब उनकी नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे, मगर ईशान उसकी बातों से चिढ़ते हुए वापस जाने लगी। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? उसके साथ खड़े जजमान ने फौरन उसे बाजुओं से थामते रोका। पापा, मुझे नहीं अटेंड करनी इसकी बर्थडे, विशाल गुस्से से कहती जजमान से बाजू छुड़वाने लगी। हाँ तो जाओ, बुरहान मजीद उसे जिज करते मुस्कुरा के बोला तो विशाल का छोटा सा सफेद चेहरा सुर्ख पड़ा। बुरहान, बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते, चलो सॉरी बोलो जल्दी से, राइज ने उसे समझाया। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, बुरहान ने फौरन सीने पर हाथ बांधते मुंह फेरा। बुरहान, आयला ने खुफगी से उसका नाम पुकारा तो उसे मानना पड़ा। वो अपनी माँ की कोई बात नहीं टाल सकता था, इसलिए अब भी मान गया। सॉरी, वो मुंह बनाए बोला तो विशाल को उसके मुंह से सॉरी सुनते ठंडक पड़ गई। इट्स ओके, विशाल ने इतराते हुए कहा तो सब हंस दिए। चलो अब केक काटो, देर हो रही है। नवाल ने सबकी तवज्जो केक की जानिब दिलवाई तो राइद ने बुरहान के हाथ में केक नाइफ पकड़वाते अपना हाथ उसके हाथ पे रखा तो दूसरी तरफ से आयला ने भी उनके हाथ पे हाथ रखा। हैप्पी बर्थडे टू यू बुरहान। तालियों की गूंज में बुरहान ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर केक काटा और इसी के साथ कैमरा मैन ने इन सब की खुशी से मुस्कुराते चेहरे एक क्लिक के साथ अपने कैमरे में सेव कर लिए।